हाइड्रोजन चैप्टर की प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली थी। नाउ इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बता दिया था कि हाइड्रोजन जो है कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, हाईली कंबस्टिबल गैस है। क्या है? हाईली कंबस्टिबल गैस। अब हमें जो स्टडी करना है, पानी में ये बहुत कम सॉल्युबल होती है। पानी में क्या है, बहुत एक तो लाइट गैस होती है, मास इसका सिर्फ 2 है। मास कितना है? 2 AMU। पानी में बहुत कम सॉल्युबल है ये। हाईली कंबस्टिबल गैस है, इसलिए हम इसको कमर्शियल पर्पज के लिए या बाकी चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया इसका एग्जांपल कि हम फिल नहीं करते एयर बैलून्स के अंदर, जहाँ पे हम हीलियम गैस फिल करते हैं वो भी लाइट होती है, लेकिन मास उसका 4 AMU है। फिर जो एरोप्लेन के टायर्स वगैरह होते हैं उसमें भी हम उनको भी फिल करते हैं, तो किससे फिल करते हैं? हीलियम गैस से। हीलियम गैस से, बस इसके हाईली इनफ्लेमेबल नेचर की वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं हाइड्रोजन गैस को। CNG वगैरह में भी यूज होती है, तो 5% के अप्रोक्सीमेटली यूज होती है। और नेक्स्ट अब इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज है। मेन जो हमें स्टडी करना है आज वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे अचीव करेगा, डिटेल में पहले भी दे चुका हूँ इसकी, कि क्या कहते हैं H2 जो है, इसको अगर हमें तोड़ना है, H2 के बॉन्ड को तोड़ना है, तो हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ती है अराउंड डेल्टा H जो होगा इसका, डेल्टा H जो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इसके डिसोसिएट कराने के लिए, वो होता है 435 किलो जूल के आसपास। क्लियर? इट्स एनर्जी इज अराउंड 435 किलो जूल पर मोल विच इज वेरी लार्ज, जो बहुत ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड के लिए, एक सिंगल बॉन्ड के लिए बिटवीन टू सेम एलिमेंट्स सबसे ज्यादा एनर्जी मानी जाती है। सेम एलिमेंट होने चाहिए, जैसे F2 Cl2, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी होती है H2। HF भी नहीं लेना, HF भी नहीं लेना, नहीं तो फिर सिंगल बॉन्ड में एनर्जी चेक करें तो SiF की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो हमें सेम एलिमेंट मानना है, सेम एलिमेंट, दो सेम एलिमेंट्स हैं, तो उसके बीच में जो एनर्जी ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? H2 की। तो इसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर दिया हमने, टेम्परेचर देते हैं, जो हमने एनर्जी दी है 435 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी अराउंड 5000 केल्विन के आसपास है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर 2000 केल्विन देता हूँ तो ये 0.081% सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता 2000 केल्विन, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। तो भी तो 5000 केल्विन के आसपास एनर्जी देंगे तो ये ऑलमोस्ट 95% तक डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए। और ये जो हाइड्रोजन एटम बने हैं यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन एटम बने हैं, अगर ये दोनों, हमने इनको तोड़ दिया, एटॉमिक हाइड्रोजन बन गया। अब ये कंबाइन करेंगे तो उतनी ही एनर्जी रिलीज कर, अप्रोक्सीमेटली 4000 केल्विन के आसपास की एनर्जी ये रिलीज करते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि दो, अगर जैसे आयरन के पीसीज हैं, एक पीस ये एक पीस ये, इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है, तो क्या करते हैं हम? हाइड्रोजन गैस इज मेड टू कंबाइन, हाइड्रोजन गैस जो है इट इज मेड टू कंबाइन। अगर इन्हें कंबाइन करना है तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस जो है इट इज मेड टू कंबाइन ऑन देयर सरफेस। सही ना? हाइड्रोजन गैस को हम इनके सरफेस पे कंबाइन करेंगे, इनके सरफेस पे हम इसको कंबाइन करेंगे। क्लियर? हाइड्रोजन गैस इज मेड टू कंबाइन ऑन द सरफेस विच इज टू बी वेल्डेड। मतलब जैसे ही हाइड्रोजन गैस को हम HH एटम आए इसके पास, ये इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे ही ये यहाँ पे क्या पास किया हमने? करंट पास किया ना, ताकि H2 एटम टूटे, H2 जो मॉलिक्यूल है ये टूटेगा, इमीडिएटली कंबाइन करने की कोशिश करेगा। जब कंबाइन करेगा तो क्या करेगा? इतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। ये इतनी एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और जो रिलीज करेगा एनर्जी वो इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे जो आयरन का पीस है ये मेल्ट करने लग जाएगा। ये मेल्ट कर जाएगा तो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे और कुछ टाइम का ठंडा होने के बाद ये जम जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन टॉर्चेस का पर्पज होता है, ये हाइड्रोजन टॉर्चेस का पर्पज होता है। और सेम पर्पज H2 और O2 का भी होता है। H2 और O2 ये भी हाइड्रोजन, इसे होते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस। इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, वो यूज होगी हमारी वेल्डिंग वगैरह पर्पस के लिए। ऐसे ही एसिटिलीन, एसिटिलीन को वेल्डिंग गैस कहते हैं, C2H2 ये भी जब कंबाइन करती है O2 के साथ तो भी सेम पर्पज होता है इसका, इसको वेल्डिंग टॉर्च भी कहते हैं। C2H2 एसिटाइलिन के और ऑक्सीजन के मिक्सचर को C2H2 प्लस O2, इसको वेल्डिंग गैस भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? C2H2 को, है ना, वेल्डिंग गैस या टॉर्च वेल्डिंग कहते हैं इसको, टॉर्च वेल्डिंग, है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहते हैं, एसिटिलीन है और ऑक्सीजन है तो इसलिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहते हैं। H2 और O2 कंबाइन कर रहे हैं तो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस कहते हैं इसको। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन टॉर्च है, ये क्या है? हाइड्रोजन टॉर्च। तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया है। हम जो मेन स्टडी कर रहे हैं वो क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी, वो ये कैसे अचीव करेगा? क्लियर?
केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे अचीव करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए, सही ना, केमिकल प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए हाइड्रोजन या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, H माइनस बनाएगा, H माइनस बना देगा, जैसे NaH के अंदर Na तो बहुत पॉजिटिव है, इसलिए Na पॉजिटिव होगा, H नेगेटिव होगा, क्या बनेगा, ये इस तरह से बना देगा। या फिर क्या होगा, H अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, चांसेस इसके थोड़े कम होते हैं। तो जैसे इसमें HF में मान लो H पॉजिटिव बन रहा है, H पॉजिटिव है इसमें और F नेगेटिव है, इधर H क्या है, नेगेटिव था, इधर H क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव भी बना सकता है बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और इसमें बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और या फिर ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ये। तो ये तीन तरीके से, तीन क्या दो तरीके से करता है, एक आयनिक तरीके से और एक कोवेलेंट तरीके से। आयनिक में क्या आ गया, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक दिस इट अचीव्स इट्स रिएक्शन, इस तरह से अपनी रिएक्शन को अचीव करता है। अब इसके अंदर जो इसकी रिएक्शंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, बस जहां पे डिटेल है मैं वो डिटेल दे रहा हूँ, सही ना, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है बहुत ढंग से, एक एक वर्ड पढ़ना है एनसीईआरटी का, पढ़ोगे सारा समझ आएगा, एक एक चीज मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। तो अब इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस, पहली फर्स्ट रिएक्शन है इसकी, जो फर्स्ट रिएक्शन विद हेलोजेंस, याद करते रहना साथ साथ। ये चैप्टर ऐसे हैं जो तुम मन में बोलोगे, जितना मन में बोलोगे इन चैप्टर को पढ़ने के बाद उतना जल्दी याद होगा। जैसे मैंने पढ़ाया है इसके अंदर, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे मैंने इसके अंदर पहले पढ़ाया क्या, पहले मैंने बताया कि किसने इसको डिस्कवर किया, किसने इसका नाम दिया, उसके बाद मैंने रिजम्बलेंस एंड डिफरेंस विद एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस पढ़ाया, फिर मैंने इसका पोजीशन बताया पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके बाद मैंने इसमें अकरेंस बताया, इसका कहाँ पे मिलता है, ये गैस कहाँ मिलती है, फिर मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बताई, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बताया, उसके बाद मैंने एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन बताया, और फिर रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी 3 हाइड्रोजन बताए थे, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ये तीनों 3 टाइप के हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बताया। और उसके बाद मैंने क्या लिया इसके अंदर, ये खत्म करने के बाद मैंने फिर इसकी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ली 5-6 तरीके से, लेंस जो 5-6 तरीके लिए मैंने प्रिपरेशन के, जिसमें मैंने कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बताया, वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अब हम यहाँ पे ले रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ले ही चुके हैं ऑलमोस्ट सारी, और केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सारी रिएक्शंस, जैसे रिएक्शन विद हेलोजेंस पढ़ेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद नाइट्रोजन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल आयंस पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल पढ़ेंगे, या रिएक्शन विद नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। फिर ये जैसे और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करके वनस्पति घी वगैरह की प्रिपरेशन करता है, वो पढ़ेंगे। तो ऐसे तुम मन में बोलोगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ ये, तुम पूरे चैप्टर को ना, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा चैप्टर तुम ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में बोल दोगे। और एक टाइम होगा ऐसा कि तुम सिर्फ 4 चीजें बोलोगे कि हाइड्रोजन चैप्टर मींस इसमें मेरे को हाइड्रोजन पढ़ना है, हाइड्राइड्स पढ़ना है, वाटर पढ़ना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ना है, ये चैप्टर खत्म, ये 4 चीजें। और नहीं तो तुम लगे रहोगे पढ़ने में, तुम 10 घंटे भी लगा लोगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ये चैप्टर होगा कि नहीं होगा। इसलिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना याद करने वाले चैप्टर्स का, वो यही तरीका होता है। जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ, शुरू से लेके लास्ट तक याद करने के बाद मन में बोलो, 2-3 बार मन में बोलो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अभी जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पहले दिन, दूसरे दिन 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा, उसके बाद 5-10 मिनट में पूरा चैप्टर बोल दोगे। यही तरीका है, और बेस्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड है इसके अंदर, जहां पे डिटेल है मैं डिटेल दे रहा हूँ। यही तरीका, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे बीच में। ऑफलाइन होते तो मैं और तरीके से समझाता, तुमसे पूछता, सुनता सारा, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। तो जो खत्म हो रहा है अभी खत्म करेंगे। ऑफलाइन जब स्टार्ट होंगी क्लास, जब भी जुलाई में, अगस्त में, कभी भी, तो मैं न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम कराऊंगा तुम्हें। इसलिए जितना खत्म हो जाए, और ऑर्गेनिक स्पेशली, जो ऑर्गेनिक स्टार्ट होनी है अभी फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकंड वीक ऑफ जून, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक, एक एक चीज फॉलो करना ढंग से। मैं तरीका बताऊंगा उसमें कि किस तरह से ऑर्गेनिक करनी है। जो बच्चे उस बैच में टिक जाते हैं तो वो, और जो काम कर लेते हैं, 90% चांस हो जाता है कि वो जेई एडवांस निकाल जाते हैं या नीट निकाल जाते हैं। तो इसलिए उसको करना, वो इंपॉर्टेंट कोर्स होगा 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी 12th का 1/3 पार्ट अभी से कर लोगे तुम लोग। तो इन चीजों को ध्यान रखना हमेशा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस। रिएक्शन विद हेलोजेंस, हेलोजेंस में जैसे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ H2 + X2, X यहाँ पे कोई भी हेलोजन है, H2 + X2 तो बनता है 2HX। यहाँ पे X जो है, X क्या क्या हो सकता है हेलोजन में, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। इस तरह से ये HF की प्रिपरेशन भी हो गई, HF, HCl, HBr, HI की पूरी रिएक्शन लिखें। अगर H2 + F2 अगर आया, F2 आया, ध्यान देंगे, तो 2HF बनेगा। अब ये F2, ये ना डिफ्यूज सनलाइट होगी ना, मतलब अंधेरा भी होगा, तो भी जो F2 है वो H2 को खत्म कर देगा। इसको क्या कर देगा, इसको खत्म कर, मतलब कि ये इसको आसानी से रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। मतलब डिफ्यूज्ड सनलाइट होगी ना, तब भी इवन इन द डार्क इट विल रिएक्ट H2 और F2 से ना।
डिफ्यूज सनलाइट कह लो या डार्क में भी रिएक्ट कर जाएगा, डार्क में भी रिएक्ट कर जाएगा। और H2 प्लस Cl2 है तो सनलाइट चाहिए प्रॉपर, तो रिएक्शन होगी और 2HCl बनेगा, तो 2HCl बनेगा। और Br2 अगर आएगा, अगर Br2 आ रहा है तो इसमें हमें हीटिंग करनी पड़ती है, इसमें हीटिंग करनी पड़ती है तो 2HBr बनता है। और अगर I आ जाएगा, I के केस में हमें हीट तो करना ही है, साथ में एक कैटलिस्ट भी डालना है जिसके सरफेस पे जाके H2 और I2 रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी थोड़ी सी, 2HI, तो 2HI बन जाएगा। इस तरीके से हीटिंग, डेल्टा का साइन जो दिखाया मैंने, ये हीटिंग का साइन होता है, ध्यान रखना, डेल्टा मतलब हीटिंग। तो इस तरीके से अब इन रिएक्शन, और ये सबके लिए, इन सबके लिए फॉर्मेशन के लिए HF हो, HCl हो, HBr हो, HI हो, डेल्टा H जो है नेगेटिव होगा। डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा H जो है इनका नेगेटिव होगा, मींस ये आसानी से बन रहे हैं, चारों बन रहे हैं ये आसानी से। बस सबसे ज्यादा डेल्टा H नेगेटिव किसका होगा? HF वाले का। क्यों? ये सबसे आसानी से, इसके बनने में सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी, सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी, इसका मतलब ये बहुत जल्दी बन रहा है। जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मींस वो अपने आप भी हो सकती है, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो अपने आप हो जाएगी। हल्का सा पहले हीट दिया बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसके बाद अपने आप ही बनती जाएगी, अपने आप ही प्रोडक्ट बनता जाएगा। जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी उसमें उसको बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है, तो उस केस में रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, उस केस में रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, इसलिए वो टफ है। वो क्या पता हो क्या पता ना हो, तुम्हें कंटिन्यूसली हीट देनी पड़ रही है तो ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ज्यादातर फेवर होती है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ये ध्यान रखना इस चीज का। अब ये बन गया। अब इन रिएक्शन के थ्रू क्या बताओगे F2Cl2Br2 और I2 के बारे में, F2Cl2Br2 I2 के बारे में, कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? F2 फ्लोरीन। हाँ, Fluorine. फ्लोरीन है ना। दिस इज, Fluorine. हाँ, तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। इसका मैं बाद में डिटेल भी दूंगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को बताते हैं, अभी मैंने सिर्फ रिएक्शन के थ्रू बताया। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि F2 ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम डिटेल में इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उसको जरूर करना है इतना। तो ये आ गया। और HF में HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता रहा हूँ यहाँ पे। HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फिर Cl2 HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फिर HBr का बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा और HI का बॉन्ड सबसे वीक होगा, इसलिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा HI का, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना। HI का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो यही आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ये हमने पढ़ा रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद हैलोजन। नेक्स्ट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे अब होगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ 2 क्या बनता है? H2O बनता है, H2O। इसमें क्या बन जाता है? H2O। और डेल्टा H जो होता है इस रिएक्शन का, वो अराउंड 286 के आसपास एनर्जी रिलीज होती है, 286 इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी रिएक्शन हो जाएगी अपने आप, ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन 286 एनर्जी जो रिलीज हो रही है, क्या ये रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगी? ये रिएक्शन क्या पानी अपने आप बन जाएगा H2 और O2 से? अगर ऐसा होता तो फिर तो जो रूम टेम्परेचर है घर में, H2 और O2 कंबाइन किया वाटर बन गया, H2 O2 कंबाइन किया वाटर बन गया। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि H2 और O2 कंबाइन करें और वाटर बन जाए। ये इसके लिए हमें या तो इलेक्ट्रिक करंट या फिर प्लेटिनम का सरफेस उसके ऊपर हीट करते हैं, तो जाके OO का डबल बॉन्ड जो है ये टूटेगा, HH का बॉन्ड टूटेगा। पहले एक बार जो बनना स्टार्ट हो गया वाटर, तो फिर बनता ही जाएगा। जो हीट रिलीज हो रही है ना, यही हीट वाटर को बनाती जाएगी। कितनी हीट रिलीज हो रही है? 286 किलो जूल पर मोल। और इतनी भी हीट है तो टेम्परेचर कितना होगा? 2,500-3,000 के आसपास तो होगा टेम्परेचर केल्विन। इतना, इतनी हीट रिलीज हो रही है, यानी इतना टेम्परेचर मिल जाएगा उसको, तभी अपने आप हो जाएगा। अभी हमें इलेक्ट्रिक आर्क, ध्यान रखना, मैं इलेक्ट्रिक आर्क लिख रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक आर्क करंट पास करनी पड़ेगी तो ही इनके बॉन्ड टूटेंगे और रिएक्शन होगी। अपने आप ही नहीं होगी रिएक्शन। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हमें स्टार्ट करना है अगर, तो पहले हमें हीट देनी पड़ती है, उसके बाद जब वो बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हीट रिलीज होती है, वही हीट रिलीज इनके बॉन्ड को तोड़ती रहेगी और रिएक्शन होती जाएगी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, क्या कोयला अपने आप जल जाता है? कोल जो होता है, कोल है, वुड है, क्या ये अपने आप जल जाता है? ये अपने आप नहीं जलता। पहले क्या होता है, हम हीट देते हैं इसको, पहले हम हीट देंगे, एक बार जो जलना स्टार्ट हो गया कोयला या वुड, फिर वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, फिर वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि वो उसको हीट मिलती रहेगी, हीट कंटिन्यूसली मिलती रहेगी तो चलेगा वो। इसलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो अपने आप नहीं होती है।
अगर अपने आप ही रिएक्शन हो रही होती फिर तो कभी रिएक्टेंट होता ही ना, हमेशा प्रोडक्ट मिलता, तुम्हें फाइनल चीज मिलती है हमेशा। तो इसलिए कोई भी रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, स्टार्टिंग में हमें उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या देना पड़ता है? एक्टिवेशन एनर्जी। याद रख सकते हैं, याद रख लेंगे। कोयले वाला दिमाग अपने दिमाग में रखना कि कोयला है उसको जलाना है तो अपने आप तो नहीं जलता, वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप तो नहीं जल जाता ना, उसको पहले हीट दोगे फिर वो कंटिन्यूसली जलता रहेगा। तो जो एनर्जी तुम दे रहे हो वो है एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आ रही बात कि नहीं है? तो इसलिए ध्यान से सुनना बिल्कुल जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको। अच्छा, ये हो गया हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दिस वाज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और जो मैं वैल्यूज बोल रहा हूँ ना, ये भी ना थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, ये नहीं तुम्हें याद करनी है वैल्यूज, ये थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। क्योंकि एक बार जेई ने पूछ लिया था एडवांस में कि जैसे उसने बोला कि क्या कहते हैं, कोई भी एक एनर्जी दे दी, जैसे बोला कि Cl2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें ऑप्शन दे दिया 10 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया। तो इतना भी अगर आइडिया नहीं होगा तुम लोगों को बॉन्ड स्ट्रेंथ का तो वो क्वेश्चन मार्क ही नहीं कर सकते थे। समझिए कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखनी होती है इसमें। कोई बता सकता आंसर क्या होगा इसका? अगर दो सिंगल बॉन्ड है उसकी एनर्जी पूछी है, 10 किलो कैलोरी होगी, 100 किलो कैलोरी होगी, 1000 किलो कैलोरी होगी। क्लोरीन का सर। नहीं क्लोरीन नहीं, कोई भी, मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है क्या क्या क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूँ सिंगल बॉन्ड है किसी के बीच में तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी। सर 100 किलो। हाँ 100 किलो कैलोरी का मतलब है 400 किलो जूल के आसपास, क्योंकि 1 कैलोरी कितना होता है? 1 कैलोरी कितना जूल होता है? 4.18 4.18 होता है एग्जैक्ट। 4.18 जूल है, तो 4.18 जूल यानी ये कितना हो गया? 418 जूल। तो इतनी तो एनर्जी होती है सारे बॉन्ड्स की लगभग। 1000 का मतलब तो क्या हो गया? 4000 किलो जूल एनर्जी। वो तो होती नहीं इतनी। और 10 तो बहुत कम हो गई। 10 तो मतलब मींस 40 किलो जूल। 40 किलो जूल तो वेंडरवाल्स फोर्सेस जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है ना, उसकी स्ट्रेंथ होती है। ये तो वीक बॉन्ड होते हैं, सही ना? तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का। इसलिए मैं वैल्यूज बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या वैल्यू है, याद नहीं करनी है वैल्यू। तो ये यहाँ पे बता दिया हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले पढ़ा हमने रिएक्शन विद हेलोजेंस, अब हमने पढ़ा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट स्टडी करेंगे रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तीसरा है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ये हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने क्या क्या कर लिया इसके अंदर? हमने पढ़ लिया रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो उसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। मैंने ग्रुप 17 का पहले लिया हेलोजेंस, फिर ग्रुप 16 का लिया ऑक्सीजन, फिर लिया ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या ले लिया? नाइट्रोजन। ग्रुप 15 में क्या ले लिया? नाइट्रोजन। तो ऐसे दिमाग में रखना है कि तुम्हें ये नहीं कि तुम हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोल रहे हो। दिमाग में एक फिगर भी बनानी है, याद करने का तरीका कि 15 16 17 ग्रुप का सर ने रिएक्शन कराई थी। 15 16 17, 15 और 16 का पहला पहला एलिमेंट लिया था और 17 पूरा लिया था, सही ना? तो ऐसे कुछ याद करने के तरीके बनाने होते हैं, कुछ ट्रिक्स बनानी होती है, कुछ निमोनिक्स बनाने होते हैं। कईयों को इससे नहीं लगता। 10 में से एक बच्चा ऐसा भी होता है कि वो कहता है सर मैं डायरेक्ट याद कर लूंगा, निमोनिक्स मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन निमोनिक्स से कई बार फायदा हो जाता है ट्रिक्स से। तो अब है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ होगी तो क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी? N2 + 3 H2 gives 2 NH3? नहीं, ये भी रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मेरे को दिख रहा है कि N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा, और यहाँ H सिंगल बॉन्ड है, इसकी भी स्ट्रेंथ ज्यादा ही होती है, बता रखा मैंने भी। तो इसलिए ये रिएक्शन अपने आप तो होगी नहीं। इसलिए इस रिएक्शन, और इसमें जो हीट है ना रिलीज होती है, इसमें भी हीट क्या होती है? डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव होता है, हीट रिलीज होती है इसमें भी। यानी NH3 बनेगा, मतलब एक बार ये बनना स्टार्ट हो गया ना तो अपने आप बनता रहेगा। एक बार बनना स्टार्ट हो गया तो अपने आप बनता रहेगा, क्योंकि बॉन्ड बनेंगे भी तो यहाँ पे N और H के बॉन्ड 3 बनेंगे भी तो सही, उससे एनर्जी रिलीज भी तो होगी। मतलब एक बार ये तुमने इनिशिएट कर दिया इसको, और इनिशिएट ये अपने आप नहीं होगा। इनिशिएट होता है ये आयरन के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे या आयरन ऑक्साइड्स के सरफेस पे। मतलब आयरन के सरफेस पे, ये आयरन का सरफेस है, N2 और H2 इसके सरफेस पे जब आएंगे तो पास पास आ जाएंगे। पास पास आएंगे तो रिएक्शन आसानी से होगी। पास पास आएंगे तो रिएक्शन क्या होगा? आसानी से हो जाएगा। और ऐसे ही अगर रहेंगे एयर में तो दूर दूर है तो रिएक्शन नहीं होगी आसानी से। जैसे ये पास आएंगे तो कंसंट्रेशन इनका आयरन के सरफेस पे, ये आयरन है, आयरन के सरफेस पे बढ़ जाएगा तो रिएक्शन आसानी से होगी। ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसमें टेम्परेचर देना पड़ता है हमें। टेम्परेचर होता है 723 केल्विन के आसपास, और प्रेशर जो होता है 20 मेगा पास्कल के आसपास। ये प्रेशर होता है 20 मेगा पास्कल, इतना प्रेशर देना पड़ता है। और साथ में इसके ना थोड़ा बहुत हम K2O और Al2O3 भी डालते हैं, साथ में K2O और Al2O3 डालते हैं। सर एनसीईआरटी में ना टेंपरेचर 673 केल्विन दे रखा है। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ तुम उसी को ध्यान रखो। 700 केल्विन का अप्रोक्सीमेट लिख दिया और कोई फर्क नहीं पड़ता, सही ना? जो मैं बता रहा हूँ उसी को ध्यान रखना। ये 20 मेगा पास्कल दे रखा है ना, जो ये इसको 200 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, तो कन्वर्ट कर लोगे ना इसे तो।
अप्रोक्सीमेटली लिख दो तुम 700 केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सही है। देखो किसी की ना किसी तरफ से ना डिस्टर्बेंस हो रही है, देखना ध्यान देना कि कहाँ से डिस्टर्बेंस हो रही है, डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल, बाद में नहीं तो अपलेट होता है तो उसमें दिक्कत आती है। अच्छा ये आ गया यहाँ पे आयरन 720, आयरन आ गया 723 केल्विन, 20 मेगा पास्कल क्या है प्रेशर है ये, और टेम्परेचर 700 केल्विन के अप्रोक्सीमेट देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो K2O और Al2O3 ये दोनों भी थोड़ा बहुत ऐड करते हैं, K2O और Al2O3 भी थोड़ा सा ये भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं कि जैसे ना N2 है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो N2 और O2 कंबाइन करके हो सकता है N2O3 बना दे, हो सकता है N2O3 बना दे, या वाटर इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या पता H2O बना दे। तो H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है ये K2O या Al2O3, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे K2O ने H2O को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या बन गया KOH, या Al2O3 ने H2O को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या बन गया ALO3। और N2O3 तो एसिडिक होता है, एसिडिक है, और K2O मेटल की ऑक्साइड बेसिक, मेटल की ऑक्साइड बेसिक, तो N2O3 को भी ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ आ रहा है तो करना ये, नहीं तो ये थोड़ी सी डिटेल दे दी है मैंने कि K2O और Al2O3, ये अगर कुछ भी नहीं पता तो बोल देना K2O और Al2O3 का पर्पज होता है, K2O और Al2O3 का पर्पज होता है टू एब्जॉर्ब इम्प्योरिटीज, टू एब्जॉर्ब इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बस ये बता, इतना बोल देना, नहीं समझ आया अगर ये मैंने बहुत सिंपल सी वर्ड्स में बोला है कि अगर O2 आ जाता है, हो सकता है O2 के आने की वजह से N2 जो है O2 से कंबाइन करके N2O3 बना दे, थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो हाई करना ही है हमें, और H2 जो है ये O2 से कंबाइन करके बना दे H2O, तो इस H2O को ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और N2O3 तो है ही एसिडिक, N2O3 एक्चुअल में HNO2 है, पानी डालेंगे ना तो HNO2 बन जाएगा, इसमें पानी डालते ही क्या बन जाएगा H2O, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बेसिक ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड बेसिक, मेटल की ऑक्साइड बेसिक, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये यहाँ पे था। और यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान रखते तो इसके इस रिएक्शन में ना कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आना चाहिए, ओ बड़ा होना चाहिए इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन के लिए पॉइजन का काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन के लिए पॉइजन का काम करता है, तो ये नहीं आना चाहिए इसके सरफेस पे। और आयरन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक ना इसके साथ एक चीज और आती है, उसे कहते हैं मोलिब्डेनम, ये प्रमोटर का काम करता है। मोलिब्डेनम जो होता है ये प्रमोटर का काम करता है ना, ये कैटलिस्ट की यानी आयरन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये आयरन के सरफेस पे और N2 और H2 को लेके आने में हेल्प करता है। ये कैटलिस्ट नहीं है, ये सिर्फ कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है रिएक्टेंट से, ये सिर्फ कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा ताकि इसके सरफेस पे ज्यादा N2 और ज्यादा H2 आए और रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती रहे। तो ये बस कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आना चाहिए क्योंकि ये पॉइजन होता है इस रिएक्शन के लिए। तो पॉइजन और प्रोमोटर बता दिया मैंने यहाँ पे, पॉइजन क्या होता है, प्रोमोटर क्या होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में, इस प्रोसेस को कहते हैं हेबर्स प्रोसेस, पता नहीं मैं कितनी बार यूज करूंगा इसको, हेबर्स प्रोसेस इसका नाम है, HABERS, हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कोई पूछेगा हेबर्स प्रोसेस का पर्पस क्या है, तो बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया। कोई भी कंपनी है, किसी की कंपनी है, फैक्ट्री है, अगर वो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो इस तरीके से अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे इस तरीके से अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि काम करता है एक रेफ्रिजरेंट का, एक मेनली काम किसका करता है, रेफ्रिजरेंट, और भी बहुत सारे यूज है इसके, मेनली काम करता है रेफ्रिजरेंट का, अमोनिया गैस। तो ये इसका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे, रिएक्शन विद N2 सारा बता दिया है स्कूल लेवल के लिए, बस एक लाइन इंपॉर्टेंट, N2 जो है H2 जो है N2 को कंबाइन करके अमोनिया बनाता है आयरन के सरफेस पे, और रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और तब भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी है, ज्यादा है, सही ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। एक्सक्यूज मी सर, दिस वाज रिएक्शन। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, कशिश? यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि हमने H2O एब्जॉर्ब करवाने के लिए K2O और Al2O3 डाला, तो हम O2 ना डायरेक्ट एब्जॉर्ब करवा ले पायरोगेनल डाल के? वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन पायरोगेनल के अंदर दिक्कत क्या है कि ना, पायरोगेनल में ये ग्रुप्स लगे हुए हैं पोलर, ये पोलर ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पोलर ग्रुप्स लगे हैं OH 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 इस तरीके से, तो रिएक्शन के जो कंडीशंस होती है ना वो ध्यान रखनी पड़ती है कि ये कंडीशन है K2O और Al2O, क्योंकि ये क्या है, ये पानी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सही ना, ये पानी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और दूसरा ये जो एसिडिक ऑक्साइड बना है इसको भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दोनों को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो हेबर्स प्रोसेस है ना, ये स्पेसिफाइड होता है कि इसके लिए ही तुम्हें यही तुम्हें लेना पड़ेगा कि इसके थ्रू ही एब्जॉर्ब कराना है। तो ये प्रोसेस का नाम दे रखा है, हम वो चाहें तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसके साथ भी, पायरोगेनल के साथ भी, कि पायरोगेनल डायरेक्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे है कि ये पर्पस सॉल्व हो जाए, लेकिन वो प्रोसेस फिर कुछ और हो जाएगा, समझिए कि नहीं है।
सोच यस सकते हैं सर। ऐसा। ओके सर। लेकिन अगर कोई प्रोसेस बोलता है तो उसमें तुम्हें वही चीजें लेनी पड़ेंगी जो बोला हुआ है, ये प्रोसेस का नाम है स्पेसिफाइड। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 बनाते हैं हम, लेकिन लेड चैम्बर प्रोसेस बोल V2O5 हम यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अगर मैं लेड चैम्बर प्रोसेस बोल दूं उसमें भी NO ही बनेगा, लेकिन कैटलिस्ट दूसरा हो जाता है, प्रोसेस का नाम चेंज हो जाता है, सही ना। तो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट नोट करना आगे में। हाँ, रिएक्शन विद मेटल्स। नाउ रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। जैसे रिएक्शन कोई भी मेटल ले लें, सोडियम ले लिया मैंने, मेटल्स के साथ रिएक्शन है अभी, तो मैंने ले लिया इसके अंदर सोडियम, सोडियम प्लस हाफ H2 क्या बन जाएगा, NaH, आयनिक हाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, आयनिक हाइड्राइड। मेटल के रिएक्टर क्या बन गया, आयनिक हाइड्राइड। मैंने ले लिया इसके अंदर सपोज कैल्शियम, Ca प्लस H2 क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिथ। इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोलिथ, ना, हाइड्रोलिथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी ध्यान रखना इसके अंदर, है ना। और अगर मैं इसके अंदर भी ना, ये तो हो गई प्रिपरेशन इसकी। जैसे अगर मैं ये ले लूं सपोज, ध्यान ध्यान देना, NaH प्लस H2O तो क्या देगा, CaH2। तुम्हें ये समझ आ गई ना रिएक्शन, दोनों रिएक्शन विद मेटल्स, दिस वाज रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स से रिएक्शन थी। अब CaH2 प्लस H2O ले लिया तो क्या होगा, Ca प्लस H2 ले लिया, H2O ले लिया तो क्या होगा, CaO प्लस H2O ले लिया तो क्या होगा। तो और भी ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने MgH2 ले लिया प्लस H2O ले लिया तो क्या होगा। अब इसमें मैंने ऑप्शन दे दिया, ये 4-5 ऑप्शन दिया, किस केस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी, किस 1 2 3 4 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दिया है और बोला कि किस केस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एक ले लिया SRO, किस केस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी, 6 चीजें। दूसरा क्वेश्चन इसी में ऑब्जेक्टिव बना देता हूं मैं, किस रिएक्शन के किन रिएक्शंस में सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट्स किस रिएक्शन में मिलेंगे। सर सेकंड पार्ट का आंसर थर्ड फोर्थ है। सेकंड का आंसर किसका, तो वो सेम प्रोडक्ट का थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में सेम प्रोडक्ट दोनों बोला ना, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं अभी। अब पहले ध्यान देंगे, पहले मैंने कहा था किस केस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ये क्वेश्चन बोला मैंने। yes, तो इसको देखना, ध्यान देना इधर। हाँ ध्यान देंगे इधर, NaH प्लस H2O तो क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2S, ये बनेगा। मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ हल्का सा, Na प्लस होगा, H माइनस होगा, सही ना। और H2O में ऐसे करना, H प्लस और OH माइनस होगा, H प्लस होगा और OH माइनस, H माइनस और H प्लस कंबाइन कर गए और Na प्लस और OH माइनस कंबाइन कर गए। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, आ गया सर। आगे सर। तो क्या मिला, NaOH प्लस H2, NaOH प्लस H2। ऐसे ही थोड़ा सा सोच सकते हो आगे। अब मैं सारे लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगले में क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। तुम्हें ना अभी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जगह यूज होता है और बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में ना, बड़े बड़े जो रोड मैप्स होते हैं उसमें यूज होता है। उसमें सोचना तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया। ये CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 मिलेगा इसमें भी। कैसे सोचना है, Ca2 प्लस और ये H क्या होगा, नेगेटिव होगा, आ रहा समझ के नहीं है। और ये क्या लेंगे, H प्लस और OH नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं। यस सर। तो ये तो आगे ना इससे CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। देखो इनऑर्गेनिक की भी जो रिएक्शंस होती है ना, मैं इसमें 99% रिएक्शंस में तुम्हें कंसेप्ट सिखा सकता हूँ कि इसमें क्या रिएक्शंस है। इनऑर्गेनिक ना बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और मतलब रटवाने का काम ज्यादा होता है। तो जो मैं जिस तरह से कहूंगा इस तरह से करते रहना। इनऑर्गेनिक भी मैं ट्राई करूंगा स्ट्रॉन्ग कर दो तुम्हारी, जो हाइड्रोजन S ब्लॉक P ब्लॉक तुम्हारे कोर्स में जो है बहुत कम है। तुमने एक चैप्टर पढ़ा है 10th क्लास में, केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करके पहला चैप्टर शायद। यस सर। हाँ वो चैप्टर जो तुमने पढ़ा था ना, हाँ वो चैप्टर जो है वो एक्चुअल में बहुत, जिसने NTSC वगैरह लेवल की तैयारी की है, यानी जिसने उस समय KVPY लेवल की तैयारी की है, उसको पता होगा कि रिएक्शन, मतलब उस चैप्टर को अगर मैं पढ़ाऊँ ना
मैं हो सकता है कि थोड़े दिन में 10th को क्लासेस लूँ 10th की, तो अगर उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँ ना तो मैं इतने डिटेल में करवा दूंगा कि वो 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, केवीपीवाई के लिए, एनटीएससी के लिए, जेई एडवांस के लिए इतना बेनिफिशियल चैप्टर है ना कि बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगी तुमसे वो ये उसी के अंदर है, ये उसी का एक पार्ट है जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही बनती है रिएक्शन, जिसने डिटेल में पढ़ाई की थी ना वो कर लेगा ऐसे क्वेश्चन। अब Ca प्लस H2O है, Ca प्लस H2O तो क्या बन जाएगा इसमें, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, मिल गया ना दोनों में सेम प्रोडक्ट, दोनों में क्या मिल गया, सेम प्रोडक्ट। और इसमें तो क्या बन, ये तो पता ही है तुम्हें, CaO मेटल ऑक्साइड प्लस H2O क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस मेटल। और इसको भी अगर तुम पढ़ना चाहो ना, थर्ड वाली रिएक्शन को ध्यान देना इधर, अगर समझ आता है तुम्हें, वाटर क्या है, H प्लस और OH माइनस, मैक्सिमम केसेस में H प्लस OH माइनस है। अब Ca टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, मेटल है तो उसका काम तो यही होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देना। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। नहीं समझ आ रहा? यस सर। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा अब, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला। तो H प्लस जब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो H2 गैस मिल जाएगी कि नहीं, और Ca2 प्लस के क्या जुड़ जाएंगे, ये OH माइनस, तो इसलिए क्या बन जाएगा, CaOH और H2। आगे समझ? सर दोबारा बता दो। एक बार सुन लो, Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Ca2 प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना मेटल का काम करना, मेटल का यही काम तो है, यस सर। मेटल का ये काम है। अब मेटल का ये काम है, अब उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे वाटर क्या है एक्चुअल में, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस का मतलब है H प्लस इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यानी 2H प्लस देना पड़ेगा, और OH माइनस नेगेटिव है, Ca2 पॉजिटिव है, तो ये जाके जुड़ जाएगा, इसका बन गया CaOH ट्वाइस। नहीं समझ आया? सर आ गया सर। आ गया सर। आगे समझ नहीं? और ये वाली रिएक्शन बताने की जरूरत तो नहीं है, CaO प्लस H2O, कोई भी ऑक्साइड है, पानी डालेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड, मेटल की ऑक्साइड है। यस सर। ये तो पता है ना, CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, MgO प्लस H2 MgOH होल ट्वाइस, Al2O3 प्लस H2O AlOH होल थ्राइस। आ रहा समझ के नहीं है? उसी का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, उसी का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। अच्छा अब नेक्स्ट है MgH2 प्लस H2O, ये मैंने ऊपर बताया अभी, CaH2 की तरह सेम, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, और SRO प्लस ये SROH होल ट्वाइस। अब मैंने पूछा था क्वेश्चन कि किस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, वो टोटल केसेस बताने हैं। तो एक ध्यान देंगे इधर, कितने केसेस इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो ये केसेस नोट करेंगे। पहला केस 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 4 आउट ऑफ दीज 6 4 इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं ऐसे जेई में, तो ये 4 आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर, 4 आंसर आ जाएगा, समझ आ गया। दूसरा केस आया, किस केस में, मैंने दूसरा क्वेश्चन जो दिया था, किस केस में सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट किस में मिले, नहीं समझ आया? ये 2 केसेस, यानी सेकंड और थर्ड में सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आ गया क्लियर सर। हुआ क्वेश्चन कि नहीं है? हाँ, तो इस तरह से Yes, क्वेश्चन sir. बन सकते हैं ये। तो ये हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विद मेटल्स, क्या पढ़ा ये, रिएक्शन विद मेटल्स, दिस वाज रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं मेटल्स के केस में रिएक्शन में यही करना है तुम्हें। ये तो मैंने बीच में CaO MgO लिया है, ये तो मैंने अलग से ले लिया, वैसे पता है ना तुम्हें, हम पढ़ के आ रहे थे सिर्फ ये 2 रिएक्शन, ये रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स, रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, या मेटल ऑक्साइड्स हम कर चुके हैं, रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स या मेटल आयंस, मेटल। अब ये रिएक्शन मेटल आयंस कर रहे हैं, सपोज मेटल आयंस, जैसे मैंने लिया Pt2 प्लस या Pd2 प्लस, जो एनसीईआरटी में Pd2 प्लस, Pd2 प्लस, Pd2 प्लस प्लस H2, H2 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए क्या बन जाएगा, Pd है ना, पैलेडियम बन जाएगा, जो कि सॉलिड मेटल होता है, मेटल है तो सॉलिड ही होगा ज्यादातर, और प्लस 2H प्लस। हुआ कुछ नहीं है, H2 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए, Pd2 प्लस ने,
और ये 2H+ बन गया। समझ आएगा कि नहीं है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो किस काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, और ये किस काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये आया, हैवी मेटल्स को आसानी से रिड्यूस कर देता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला स्पेशली। CuO + H2 क्या बन जाएगा, Cu + H2। पहले भी मैंने रिएक्शन ली हुई है, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मेटल मिल गया, सही ना, मेटल मिल गया। यहाँ पे मैंने सोडियम भी ले लेता तो भी हो जाता, उससे सोडियम तो और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उसको रिड्यूस कर देता, सोडियम तो और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, दिस वाज रिएक्शन विद मेटल आयंस, रिएक्शन विद मेटल आयंस। तो रिएक्शन मेटल आयंस को भी ये रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, और नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो ये इसमें लास्ट रिएक्शन है। इसमें हम जैसे अगर मैं इथीन लूं, ध्यान देना, अगर मैंने ले लिया इथीन, इथीन में डाल दिया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक। ये किस लिए होते हैं, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, ये बॉन्ड को वीक करने के लिए होते हैं, किसके, HH बॉन्ड को वीक करने के लिए ये डालेंगे। तो H2 का बॉन्ड जब वीक हो जाएगा तो एक H, ये बॉन्ड वीक हो गया, एक H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, और बीच का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो मिल जाएगा इथेन गैस। इथेन गैस, ये इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम भी याद कर लेंगे, सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन, सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन, SENDER ENS, सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन, ये रिएक्शन है। और इथीन गैस मिल गई, आप इथीन गैस थी, H2 डाला तो ये बन गया। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। और ये एक्चुअल में ये ओलिफिन्स कहते हैं इनको, ऑयल था, ये ऑयल था, ऑयल से क्या बन गया, फैट्स बन गए। फैट्स यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो होता है ना वनस्पति घी वगैरह, डालडा वगैरह जो होता है, वो ये बन जाता है, ऑयल से फैट्स बन जाते हैं। ऑयल से क्या बन जाते हैं, फैट्स बन जाते हैं। इथाइन गैस होती है, अगर इथाइन गैस भी होती तो उसमें 2 H2 ऐड हो जाते हैं, PD के प्रेजेंस में या प्लेटिनम या निकल के प्रेजेंस में इथेन मिल जाता, इसमें भी क्या मिल जाता, इथेन मिल जाता।